मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, हम लोग तलाश चैप्टर पढ़ रहे थे भारत की खोज पुस्तक में। इसी पाठ को आगे पढ़ते हैं कि किसी एक देशीय समूह में, चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। हर देश के समूह में छोटी बड़ी भिन्नताएं होती ही होती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में भी देखें तो आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती, धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता था। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर वहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए। ऐसे लोग कौन थे जो यहाँ आकर बसे और यहीं के बन गए? वो थे यहूदी, पारसी और मुसलमान। यदि वो कहीं बाहर भी जाते थे तो भी क्या होता था, उन्हें भारतीय ही समझा जाता था, उन्हें हिंदुस्तानी ही समझा जाता था। आज जब राष्ट्रवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है तो विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की, वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। मैं यहाँ की विशाल नदियों के बारे में, यहाँ के बहते जल के बारे में और ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में भी सोचता रहता हूँ। दक्षिणी सिरे के बारे में सोचता हूँ, लोगों के बारे में, व्यक्तियों के समूह के बारे में और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के या बसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में भी सोचता रहता हूँ। तो इसमें आगे जब वो फूलों से लदी हुई है वसंत ऋतु में और जिसके बीच में कलकल करता झरना बहता है, हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहज कर रखते हैं। फिर आता है जन संस्कृति। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन भी था, परंपराएं भी थी, इतिहास मिथक भी थे और पूरा कथाओं का मेल भी था, और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ
लोकमानस पर अंकित था और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश मिलता हो। यानी कि वो कोई ना कोई ऐसी कहानी जिससे लोगों को कुछ नैतिकता सीखने को मिले। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अपने मन में तस्वीरें बनाए, अनपढ़ व्यक्ति भी बना सकता है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुराकथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक हों और इतिहास बहुत कम। इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार, उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे और मुझे इस बात में हैरत होती थी कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हों। चारों ओर गरीबी और उसमें पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी और इसकी छाप हर माथे पर थी। गरीबी में, विषाद में घिरे हुए लोग परेशान थे और जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी कि जैसी भी परिस्थिति है उससे समझौता करो, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। इतनी परेशानी झेलने के बावजूद भी लोगों में भलमनसाहत थी, उनके व्यवहार में नम्रता थी और ये सब क्या था, ये सब इतनी दिनों पुरानी हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी, संस्कृति थी, ये सब उसी की देन थी। तो इस तरह से हमारा ये जो पाठ है तलाश, ये पूरा हो जाता है और हम इसे